हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। लास्ट वीडियो में हम ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल के बारे में बात कर रहे थे, तो इसको मैं आपको और थोड़ा डिटेल में आज समझाती हूँ। ये मॉडल किस चीज़ के ऊपर बनाया हुआ है कि जब भी हमें कोई अपना अनहेल्दी बिहेवियर को हेल्दी बिहेवियर में चेंज करना है। अब यहाँ पे जैसे हम ड्रग एडिक्ट्स की बात कर रहे हैं या सब्सटेंस अब्यूज़ करते हैं जो लोग, उनकी बात कर रहे हैं, तो उनका बिहेवियर चेंज होके एक हेल्दी बिहेवियर में चेंज होना है। और ये नॉर्मल लोगों के लिए भी ये सेम मॉडल काम करता है। जैसे सपोज कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत जंक फूड खाता है और बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करता है, और वो चाहता है कि वो अपना बिहेवियर चेंज करे, या अभी उसके माइंड में अभी कुछ भी नहीं है ऐसी चीज़, लेकिन उसका डेली लाइफस्टाइल ऐसा है कि वो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करता है और वो सिर्फ जंक फूड या मतलब अनहेल्दी फूड ज़्यादा प्रेफर करता है। अब उस केस में भी एक अनहेल्दी बिहेवियर है जिसको हेल्दी बिहेवियर में चेंज करने की ज़रूरत है। तो ये एक नॉर्मल पर्सन पे भी ये मॉडल काम करेगा, और जो सीरियस पेशेंट्स होते हैं उन पे भी ये मॉडल काम करेगा। अब ये मॉडल बोल क्या रहा है कि पहली स्टेज है प्री कंटेम्पलेशन, मतलब जब हमारे माइंड में कुछ ऐसा होता ही नहीं है कि हमने अपना बिहेवियर चेंज करना है। तो उस पर्सन को अगर बिल्कुल नहीं लग रहा कि उसका बिहेवियर में कुछ गड़बड़ है या उसको चेंज करने की ज़रूरत है, वो दूसरों से सुन रहा है, लोग बोल रहे हैं कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, इट इज़ वेरी अनहेल्दी फॉर यू, एक्सरसाइज करना ज़रूरी होता है। वो टीवी में देखता है, वो बहुत सारे उसको ऑफर्स आते हैं, फ़ोन में फ्री ऑफर्स आ रहे हैं कि यहाँ ज्वाइन कर लो, क्लब ज्वाइन कर लो। तो अभी लेकिन उसके मन में ऐसा कुछ नहीं है कि उसको एक्सरसाइज करना है। फिर धीरे धीरे उसको रियलाइज़ होना शुरू होता है कि शायद मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए अपने वेट को कंट्रोल करने के लिए। तो वो वाली स्टेज आती है कंटेम्पलेशन की। तो कंटेम्पलेशन में वो सोचने लगता है कि मुझे थोड़ा सा टाइम देना चाहिए अपनी बॉडी को और बेटर बनाने में, या अपने जो गलत आदत है उसको किसी तरीके से चेंज करने की। तो उसके माइंड में एक थॉट आ रहा है और वो सोच रहा है, और ये भी सोच रहा है कि अगर मैं नहीं करूँगा तो कितना बुरा हो जाएगा, और करूँगा तो कितना अच्छा हो जाएगा। मतलब प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीज़ें वो कंपेयर कर रहा है कि क्या ये ज़रूरी है एक्सरसाइज करना, अगर नहीं करूँगा तो क्या हो जाएगा। तो वो कंटेम्पलेशन कर रहा है उस टाइम पे, क्योंकि वो बहुत लोगों से पहले सुन चुका है और दूसरों को देख चुका है कि लोग एक्सरसाइज करते हैं, तो उसके माइंड में आ गया कि मैं भी करूँ क्या, मेरा वेट ज़्यादा हो रहा है। फिर आती है प्रिपरेशन स्टेज तीसरी। फिर वो थोड़े दिन ऐसे सोचता है, फिर अपने आप को प्रिपेयर करता है। जैसे कि सपोज वो एक दिन उसने कोशिश करी, वो सुबह जल्दी उठ गया जॉगिंग जाने के लिए, लेकिन वो गया नहीं। वो उठा सुबह जल्दी, उसने कोशिश करी, अपने अपना माइंड बनाने की कोशिश करी कि मैं जाऊंगा, लेकिन इस टाइम पे ये भी हो सकता है कि वो वापस छोड़ दे उस थॉट को, वो वापस अपने प्री कंटेम्पलेशन वाली जगह पे चले जाए। तो ये इसमें ज़रूरी नहीं है कि लोग आगे की तरफ ही जाएंगे, इसमें लोग वापस पीछे भी जा सकते हैं। इसलिए ये मॉडल जो है वो साइक्लिक है। अब उसने अपने आप को प्रिपेयर किया, सुबह उठा, लेकिन वो एक्चुअली गया नहीं कुछ करने के लिए, जॉगिंग नहीं करी, फिर से सो गया। फिर वो अगले दिन ऐसे अपने आप को धीरे धीरे प्रिपेयर कर रहा है, वो अपने शूज़ लेके आया जो जॉगिंग करते टाइम पहनते हैं, वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है फिजिकली भी और मेंटली भी। फिर कुछ दिन बाद उसने एक्शन लिया, वो एक्चुअली में गया बाहर जॉगिंग करने के लिए, एक्शन लिया, उसने एक्सरसाइज शुरू करी, उसने अपना जो थॉट था उसको एक्शन में चेंज किया। और काफ़ी दिन तक वो करता गया, लेकिन थोड़े दिन बाद वो थक गया, उसको लगा मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे पास पूरे, अगर मैं ऐसे करूँगा तो मेरा काम पीछे रह जाएगा, या वो उसको लगा कि वो नहीं कर पाएगा, उसके अंदर इतनी एफिकेसी नहीं थी। तो वो वापस से रिलैप्स हो गया, वापस से रिलैप्स मतलब वापस अपने पुराने उस पर चला गया जो वो पहले था। तो फिर से अब क्या हुआ, थोड़े दिन फिर वापस वैसे ही रहा, प्री कंटेम्पलेशन, मतलब फिर से उसके माइंड से वो थॉट चला गया। फिर उसने सोचा कि फिर थोड़ी देर बाद उसके माइंड में थॉट आया कि मैं जो कर रहा था इतनी मुश्किल से मैंने शुरू किया था, मुझे वो दोबारा कोशिश करनी चाहिए। वो फिर से अपना माइंड बनाने लग गया, फिर उसने दोबारा एक्शन लिया। ऐसे करते करते कितनी बारी ऐसा होता है कि हम कोई काम करते हैं, बीच में फिर रुक जाते हैं कुछ। ये जो टाइम पीरियड है ना, ये कुछ दिनों का भी हो सकता है और कुछ महीनों का, कुछ सालों का भी हो सकता है। हमारा माइंड बनते बनते और बिल्कुल ही उस स्टेज पे आना जहाँ पे हम उस चीज़ को मेंटेन करके रखें हमेशा के लिए, उसमें टाइम लग जाता है उस स्टेज पे आने में। कि हम एक बार जब उस स्टेज पे आ जाएं, फिर उसके बाद हम अपने उस बिहेवियर को थ्रू आउट द लाइफ मेंटेन करके चलें, और दूसरों को भी सलाह दें कि हमें ऐसा करना चाहिए। तो ये वो वाला पीरियड आ जाता है फिर यहाँ पे, जब वो उस चीज़ को मेंटेन करता है हमेशा ही। और लास्ट में टर्मिनेशन किसकी होती है, जो अनहेल्दी बिहेवियर था उसका, जो उसका अनहेल्दी बिहेवियर था जंक फूड खाने का, एक्सरसाइज ना करने का, वो बिहेवियर टर्मिनेट हो जाता है। तो ये
ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल वही बता रहे हैं कि हमारा कोई भी बिहेवियर हो, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो, हम रोज सोते हैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ेंगे, पहले तो कुछ टाइम हम सोचते ही नहीं है, फिर हमें लगता है कि यार हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा है, कवर नहीं हो पाएगा, हमें सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए। फिर हम कुछ दिन तो सोचते रहते हैं लेकिन उठते नहीं है, फिर हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं उठने के लिए, तो सुबह उठते हैं लेकिन फिर से बंद करके अलार्म सो जाते हैं। फिर फाइनली एक स्टेज आती है जब हम एक्शन करते हैं, मतलब एक्चुअली में उठ के बुक खोल के पढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर हम उसको थोड़े दिन तक तो चलाते हैं लेकिन कुछ दिन बाद फिर से हमें नींद आना शुरू हो जाती है, तो हम वापस रिलैप्स हो जाते हैं। फिर रिलैप्स होने के बाद फिर थोड़े दिनों के लिए भूल जाते हैं टोटली कि हमने वो ऐसा कुछ करना था। फिर फाइनली हमें लगता है कि भाई बहुत सिलेबस रह गया, अब नहीं कर सकते हम अवॉइड, तो फिर से कंटेम्पलेशन करते हैं, फिर दोबारा एक्शन में आते हैं, फिर उस एक्शन को थोड़ी देर तक चलाने की कोशिश करते हैं, फिर बीच में कुछ दिन हम फिर से अवॉइड कर देते हैं। तो ये हर किसी बिहेवियर के साथ ये मॉडल फिट बैठता है, सिर्फ ड्रग एडिक्ट्स के लिए नहीं बता रहे हैं, ये हर किसी का बिहेवियर जो अनहेल्दी बिहेवियर को हेल्दी में अगर बदलना है तो ये ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल उसके लिए फिट बैठता है। अब आगे चलते हैं। वेराइटी ऑफ इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज आर यूज्ड, और कितनी स्ट्रैटेजीज यूज करी जाती हैं किसी के बिहेवियर को ठीक करने के लिए, उसमें ये सारी अलग अलग वेराइटीज हैं जिसको इन्होंने ब्रीफ में डिस्कस किया हुआ है। जैसे फार्माकोथेरेपीज हैं, डिसीज मॉडल है, क्लाइंट थेरेपी है, साइकोएनालिटिक और कॉग्निटिव, इसमें से ये 2-3 तो हमें पता भी है, मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग है, बिहेवियरिस्ट थेरेपी है और ग्रुप थेरेपी है। तो फार्माकोथेरेपी क्या है, जिसमें हम कुछ ऐसे ड्रग्स का यूज करते हैं जिसको खाने से वैसी ही फीलिंग आती है जैसा ड्रग्स को, यहाँ पे ड्रग्स का मतलब कंफ्यूजन मत करना, ये वाले ड्रग्स की बात हो रही है, ये मेडिसिनल ड्रग्स हैं, ये मेडिसिन हैं, ये वाले जो ड्रग्स हैं। तो कुछ ऐसी मेडिसिन का यूज करते हैं जो वही सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करती है जो ड्रग से होता है, और लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं होता, तो थोड़े दिन तक तो पेशेंट को वो मेडिसिनल ड्रग्स दिए जाते हैं जिससे उसको फीलिंग वैसे ही आएगी जैसे उसने ड्रग लिए हैं, लेकिन उसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा। तो इसका एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ मेथाडोन। मेथाडोन एक ऐसा ड्रग है जो सिमिलर इफेक्ट देता है सब्सटेंस अब्यूज ड्रग का, बट ये हार्मफुल नहीं है, और ये लेने से क्या होता है, विड्रॉल सिम्टम्स नहीं होते। जैसे अगर आप किसी को ड्रग्स नहीं दोगे तो उसमें विड्रॉल सिम्टम्स होने लग जाएंगे, वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, उसको पेन होने लग जाएगा, अनकंट्रोल्ड हो जाएगा उसका बिहेवियर। लेकिन मिथाडोन दोगे तो क्या होगा, एक तो आपने मेडिसिन दी है उसको, प्लस वो विड्रॉल सिम्टम भी नहीं हो रहे उसको। लेकिन ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है, परमानेंट नहीं है, क्योंकि इससे आप उसकी आदत तो नहीं छुड़वा रहे हो ना, उसको तो वही लग रहा है कि वो ड्रग ले रहा है, तो इससे टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, परमानेंट नहीं मिलता। फिर डिसीज मॉडल है। डिसीज मॉडल क्या कहता है कि अगर कुछ लोगों के अंदर जेनेटिकली ये फैक्टर है कि उनको एडिक्ट होना ही है, अगर जेनेटिकली है, बायोलॉजिकली है, तो उसमें वो इंडिविजुअल क्या कर सकता है, इंडिविजुअल तो पावरलेस है, इंडिविजुअल इज पावरलेस, वो तो कुछ नहीं कर सकता अपनी एडिक्शन को छुड़वाने के लिए, क्योंकि उसकी बॉडी ऐसी बनी हुई है, उसके जीन्स ही ऐसे हैं। तो नेचुरली द ट्रीटमेंट कंसीडर द क्लाइंट एज अ पेशेंट, बिहेवियरल ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी कॉल्ड 12 स्टेप प्रोग्राम। इसकी जो स्ट्रैटेजी होती है 12 स्टेप प्रोग्राम की होती है, जहाँ पे इंडिविजुअल वेयर द एडिक्ट इज फोर्स्ड टू रिनाउंस अ फॉर्मल लाइफस्टाइल, मतलब उनको एक तरीके से फोर्स किया जाता है अपना बिहेवियर छोड़ने के लिए। और ये 12 स्टेप प्रोग्राम क्यों है, क्योंकि इसमें एक्चुअली 12 स्टेप्स होते हैं जो यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं दिए हुए हैं, तो मैं भी आपको एक शॉर्ट में उसका एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे उनको पहले ये एडमिट कराया जाता है पहले स्टेप में कि वो जो कर रहे हैं काम, वो किसी चीज़ से छुपने के लिए कर रहे हैं, वो अपनी किसी लाइफ की किसी इवेंट को दबाने के लिए कर रहे हैं, अपनी किसी फीलिंग को छुपाने के लिए कर रहे हैं। मतलब अगर वो ड्रग्स लेते हैं तो वो कोई ऐसी चीज़ उनके मन में उसको परेशान कर रही है जिसकी वजह से वो उसको लेते हैं, उनको अच्छा लगता है। तो इस तरीके से पहले उनको रियलाइज़ किया कराया जाता है कि वो जो कर रहे हैं उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है उनको। फिर उनको लिखवाया भी जाता है, कभी कभी चौथे 5वें स्टेप में लिखवाते भी हैं उनसे कि आप लिखो कि क्या क्या प्रॉब्लम है आपको, किसको देख के गुस्सा आता है और क्यों आता है। तो उसमें उनको लिखने के लिए बोला जाता है कि इन्वेंट्री टाइप की बनवाई जाती है कि क्या क्या दिक्कतें हैं उनको, किस चीज़ से है। फिर उनको आगे जाके फर्दर जो स्टेप होते हैं उसमें रियलाइज़ कराया जाता है कि विल पावर है उनके अंदर जो उनके इस बिहेवियर को कंट्रोल कर सकती है। उनके ड्रग लेने वाले से बिहेवियर से उनकी कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है उनकी प्रॉब्लम का, उसके अलावा भी और कोई चीज़ है, विल पावर जैसी या गॉड जैसी कोई चीज़ है जो
उनके इस बिहेवियर को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकती है। फिर आगे फर्दर जो 11th और 10th 11th 12th स्टेप होते हैं उनमें उनको प्रेयर, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व कराया जाता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग टाइप का होता है। तो ये पूरा एक 12 स्टेप प्रोग्राम है। और ये साइकोलॉजिस्ट इसको वैसे तो क्रिटिसाइज़ करते हैं, आई डोंट नो क्यों इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, लेकिन ये इसका रिजल्ट इमीडिएट आता है। तो ये एक बता रहे हैं कि डिसीज़ मॉडल, या इसको 12 स्टेप, आपको अगर लिखोगे नेट पे तो 12 स्टेप नाम से मिलेगा। फिर मोस्ट पॉपुलर एंड इफेक्टिव इंटरवेंशन प्रोग्राम है काउंसलिंग। काउंसलिंग करी जाती है। और क्लाइंट सेंटर थेरेपी का यूज़ करते हैं हम। क्लाइंट सेंटर जिसमें थेरेपिस्ट एक अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड दिखाता है अपने क्लाइंट की तरफ, एम्पैथी शो करता है, जेन्युइननेस शो करता है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये प्रॉपर क्लाइंट सेंटर थेरेपी हो गई। फिर आती है साइको एनालिटिक अप्रोच। So psychoanalytic approach to addiction assumes the main cause of addiction is unconscious need to entertain and enact in various kinds of homosexual and perverse fantasies while at the same time fearing social rebuttal। तो जैसे साइको एनालिटिक थ्योरी तो सेक्सुअल डिज़ायर के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करती है। तो वो यहाँ पे एडिक्शन का रीज़न भी यही बोलते हैं कि हमारी जो अंदर कुछ ऐसा सेक्सुअल डिज़ायर होता है और फैंटेसीज होती हैं जिसको एक्चुअल में हम कर नहीं पाते क्योंकि सोसाइटी अलाउ नहीं करती। तो वही चीज़ें जब हम दबा के रखते हैं अपने अंदर तो हमें एडिक्शन जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो साइको एनालिस्ट आर्ग्यू दैट कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो इन चीज़ों को फैसिलिटेट करते हैं, हमारी फैंटेसीज को फैसिलिटेट करते हैं। और एक्चुअल में करने से अच्छा लोग सोचते हैं कि ड्रग्स लेके फैंटेसाइज कर लें, वो ज़्यादा बेटर है। तो ये बताते हैं कि इनका मेन प्रॉब्लम यही है ड्रग लेने का। फिर आ जाता है कॉग्निटिव मॉडल। कॉग्निटिव मॉडल ये बोलता है, जैसे एरन बेक की कॉग्निटिव थेरेपी है, वो ये बोलती है कि हमारे जो कॉग्निशन होते हैं वही गलत होते हैं। मतलब हमारे जो बिलीफ हैं, हम गलत तरीके से सोचते हैं। अगर हमें ऐसा लगता है कि हम यूजलेस हैं, किसी को हमारी परवाह नहीं है, तो हम ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ठीक है, अगर हम ड्रग्स ले भी लेंगे तो हमें किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी किसको हमारी परवाह है, जो हमारे ड्रग्स लेने से किसी को फ़र्क पड़ेगा। इस टाइप के जो बिलीफ डेवलप हो जाते हैं ना, रॉन्ग कॉग्निशंस, इसकी वजह से लोग एडिक्ट हो जाते हैं। तो ये जो गलत बिलीफ होता है उनके अंदर कि हम यूजलेस हैं या हमारी किसी को परवाह नहीं है, फिर उसके साथ साथ एक और बिलीफ जुड़ना शुरू हो जाता है कि ड्रग्स आर फन, ड्रग्स हेल्प मी टू एस्केप द वर्ल्ड। अगर हम ड्रग्स लेंगे तो हम दुनिया से दूर हो जाएंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कौन क्या कह रहा है, किसी और को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे ड्रग्स लेने से। तो ये रॉन्ग जो बिलीफ होते हैं, इसकी वजह से एडिक्शन होती है और इन्हीं को किसी तरीके से दूर करना होता है। ये अंडरलाइन बिलीव्स और थॉट्स को चेंज करना होता है, जो कि कॉग्निटिव थेरेपी में किया भी जाता है। फिर मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग होती है, जिसमें जो ये क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी का ही एक वेरिएशन है। जैसे उसमें भी क्लाइंट ही ज़्यादा बोलता है, इसमें भी इंटरव्यू लिया जाता है क्लाइंट का। थेरेपिस्ट डज नॉट कन्फ्रंट द क्लाइंट with the problem, rather therapist leads the client to her own problem, her own conclusion by asking questions that focus on the discrepancies between current state and individual self image। तो जो उसकी करंट स्टेट है और जो वो बनना चाहता है उसके बीच में क्या गैप है, इस चीज़ को फोकस करवाता है। करंट स्टेट मतलब जो वो रियल में है और वो जो आइडियली बनना चाहता है, दोनों में कितना फ़र्क है और वो क्यों है और वो गैप क्यों है। जो थेरेपिस्ट है वो एक तरीके से इंटरव्यू लेते लेते क्लाइंट के मुंह से ही निकलवाती है ये चीज़ कि वो जो कर रहे हैं वो क्यों, वो जो कर रहे हैं एक्चुअल में जो उनका बिहेवियर है वो, और वो जो बनना चाहते हैं उसमें कितना फ़र्क है और वो क्यों है और वो गलत है। ये चीज़ खुद ही रियलाइज़ करवाते हैं थेरेपिस्ट इंटरव्यू के थ्रू, मोटिवेशनल इंटरव्यू के थ्रू। द मैकेनिज्म बेसिकली इज दैट ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस। तो कॉग्निटिव डिसोनेंस अगर आपको याद हो, ये हमने कॉग्निटिव डिसोनेंस एक बार पढ़ा था। कॉग्निटिव डिसोनेंस का क्या मतलब होता है कि सपोज हम किसी को बोलते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, ज़्यादा देर तक सोना अच्छा नहीं होता। ये हमारा थॉट है, ठीक है, ये हमारा थॉट है, लेकिन हमारा बिहेवियर कैसा है। अगर कोई हमें आके देखे तो हम अगर वो हमें देखे कि हम कब उठते हैं तो हम एक्चुअली में खुद लेट उठ रहे हैं, सो के 10 बजे उठ रहे हैं, 9 बजे उठ रहे हैं।
और वो हमें देख लेता है या हमें नहीं भी देखता है, हमें खुद पता है कि हम उठते खुद हमारा जो बिहेवियर है वो बिल्कुल अलग है और जो हम बोल रहे हैं थॉट है हमारा वो बिल्कुल अलग है, उसका आपस में कोई मैचिंग नहीं है। उस वजह से हमारे ब्रेन में डिस्टर्बेंस, माइंड में डिस्टर्बेंस होने लगती है कि हम बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। और हम मतलब जो सही चीज़ है वो बोल रहे हैं, हम जानते हैं सही चीज़ क्या है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में हम लेट उठते हैं। तो ये डिसोनेंस क्रिएट करता है हमारे माइंड में, और वो डिसोनेंस से छुपने के लिए, बचने के लिए लोग इस तरह की, ये तो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया है लेट उठने का, ऐसे ही लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसकी वजह से डिसोनेंस होता है और लोग फिर ड्रग्स वगैरह का यूज़ करते हैं उससे बचने के लिए। तो वो ही कॉग्निटिव डिसोनेंस की जो बेसिक चीज़ है, जो रीज़न है, इसका यूज़ करते हैं मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग में, यही चीज़ ध्यान कराने की कि देखो आप जो बोल रहे हो और जो कर रहे हो उसमें कितना गैप है और ये क्यों है ऐसा, और उसका क्या आपके ड्रग्स लेने से ये गैप दूर हो रहा है। तो इस तरीके से मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग करी जाती है। It is acknowledged by most psychologists that a supportive peer group helps better cope up with withdrawal symptom। तो ग्रुप थेरेपी होती है जहाँ पे एनोनिमस लोग होते हैं, नाम नहीं पता होता, लेकिन आपस में एक दूसरे को सोशल सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं। फिर उसके पास रोल प्लेइंग बिहेवियर से या साइको ड्रामा से, डिस्कशन से, इस तरीके से वो हेल्प मिलती है। फिर बिहेवियरल टेक्निक्स हैं सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए। पॉपुलर बिहेवियर टेक्निक इज एवर्जन थेरेपी। एवर्जन थेरेपी जैसे कि वो मैंने एक बार बताया था कि जैसे किसी को सिगरेट पीने की आदत है तो उसके सिगरेट में कुछ ऐसा सब्सटेंस मिला दिया जिसको पीने से उसको वॉमिटिंग हो जाती है, तो वो उसको अवॉइड करेगा क्योंकि ये बहुत जल्दी काम करती है एवर्जन थेरेपी। ऐसे ही ड्रग अगर ले रहा है तो उसके साथ उसको शॉक देना शुरू कर दो, जब भी वो ड्रग्स ले उसको शॉक दो, तो उससे क्या होगा, उसको वो एक कंडीशनिंग हो जाएगी, जैसे ही वो ड्रग को देखेगा उसको याद आएगा कि शॉक लगा था, तो वो उसकी धीरे धीरे आदत कम हो जाएगी। बट इसको कहते हैं कि इसकी वो गारंटी नहीं है कि रियल लाइफ में ये काम करेगा। तो ये वाला जो बिहेवियर वाली जो एवर्जन थेरेपी वाला पार्ट है, इसकी कोई ये लैब में तो हो जाता है लेकिन रियल लाइफ में गारंटी नहीं है इसकी। So in other words, the response learned in lab doesn't get transferred in real life situation, क्योंकि वहाँ पे क्लाइंट को पता है कि वहाँ पे शॉक तो लगेगा नहीं उसको। आफ्टर केयर एंड रिलैप्स प्रिवेंशन। आफ्टर केयर एक्चुअली ये बड़ा टॉपिक है तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में ही स्टार्ट करूँगी। इसमें ये कुछ मैकेनिज्म है जो हम पढ़ेंगे, तो इसको मैं यही ख़त्म करती हूँ अभी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।